नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं NHM की डायरेक्टर प्रियंका दास जी। NHM जिसको NRHM के नाम से जाना जाता था, तो NRHM बहुत विख्यात भी रहा है। प्रियंका दास जी हमारे साथ हैं। मैम, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। जैसा कि नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अगर मैं नाम की अवधारणा के अनुरूप तो ग्रामीण क्षेत्र को स्वस्थ बनाने की दिशा में ये यूनिट काम करती है, ये प्रकल्प काम करता है। लोग NRHM के मूलभूत क्या कार्य हैं, सामान्यतः अभी ये पब्लिक डोमेन में है नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, NRHM और तमाम ऐसी इकाइयां हैं। तो मूलतः NRHM क्या कार्य करता है? हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये लॉन्च हुआ था तब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, NRHM के नाम से लॉन्च हुआ था। अब ये नेशनल हेल्थ मिशन कहलाता है, क्योंकि हम रूरल के साथ साथ अर्बन भी देखते हैं। तो ये अभी यूनिफाइड यूनिट हो गया है। और अगर हम बात करें कि नेशनल हेल्थ मिशन, तो ये वर्ड से ही समझ में आता है कि भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं चलती है, चाहे वो आँख से लेके शुरू करें तो ब्रेन का कोई डिजीज़ है, टीबी है, कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जितने भी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित प्रोग्राम्स हैं, वो सब कुछ NHM के माध्यम से ही संचालित होता है। और इसकी रिपोर्टिंग जो है हम लोग भारत सरकार को भी करते हैं और स्टेट में स्वास्थ्य विभाग के डिपार्टमेंट को भी करते हैं। अगर मैं मोटा मोटा बताऊं कि हम लोगों का कोर एरियाज़ या प्रायोरिटी एरियाज़ क्या है, तो सबसे पहले हमारा बहुत बड़ा एक सेगमेंट होता है, वो है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर की बात हम करते हैं तो प्रेग्नेंट वीमेन का रजिस्ट्रेशन से शुरू करके मदरहुड का पूरा एस्पेक्ट। चाइल्ड की अगर हम बात करें तो ना केवल चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड के जितने भी प्रकार के डिफेक्ट्स हैं, अर्ली डिफेक्ट्स, उसका आइडेंटिफिकेशन, उसमें से कुछ अगर करेक्टिव सर्जरीज हैं, बच्चे का पैर टेढ़ा मेढ़ा है, क्लेफ्ट लिप है, ब्लाइंडनेस कंट्रोल हो सकता है, डेफनेस कंट्रोल हो सकता है, तो वो सारे सर्जरीज जो है NHM के माध्यम से होता है। फिर एक सेगमेंट आता है कम्युनिकेबल डिजीजेस का, जो पानी की वजह से, हवा की वजह से जो फैलता है, तो उन सारे डिजीजेस के कंट्रोल के अलग अलग प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया। ये छुआछूत से तो नहीं फैल रहा है, लेकिन अपने दिनचर्या के कुछ त्रुटियों के वजह से, लाइफस्टाइल चेंज हो जाने की वजह से ये बीमारियां होती है। तो ये जो NCD है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है। इसके कंट्रोल, हार्ट अटैक्स ना फैले, हार्ट हमारा ठीक रहे, मेंटल हेल्थ, तो कायदे से ह्यूमन बॉडी को जहां जहां से बीमारी ग्रस्त हो सकती है, उसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के जितने भी तमाम प्रोग्राम्स हैं, वो NHM संचालित करता है। तो NRHM से जब ये NHM हुआ तो निश्चित रूप से उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया। पहले सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र, अब शहरी क्षेत्र। तो जैसा आपने कहा कि जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनके रोकथाम के लिए जो भी योजनाएं हैं वो NHM के माध्यम से संचालित होती हैं। जिस प्रकार से अभी वर्तमान में सबसे जो फोकस है, चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, वो है कोविड के कंट्रोल के ऊपर। कोविड के टीकाकरण में NHM की भूमिका बहुत प्रभावी रही होगी। तो कैसे टीकाकरण किया और क्या अभी चल रहा है उसमें? बिल्कुल, कोविड वैक्सीनेशन कोविड से बचने का एकमात्र उपाय है। सो बेसिकली पहले से ही NHM बहुत एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। 2 वैक्सीन्स प्रचलन में है, जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और उसके 2 डोजेस हैं जो हम लोग पूरे राज्य में जनता को लगा रहे हैं। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो हम लोग 91% ऑफ आवर एंटायर पॉपुलेशन जो है उनको हम कवर कर चुके हैं। और जब मैं 91% बोल रही हूँ, वो आप मान के चलिए कि वो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का है, तो एक अनुमानित आंकड़ा है कि इतने लोग 18+ होंगे। और अगर हम एक्चुअल की बात करें, तो अगर हम वोटर लिस्ट से कंपेयर करें तो ये हमारा जो है 94% कवरेज हो गया है। सो सेफली हम बोल सकते हैं कि जितने लोग मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं, जो माइग्रेट नहीं हुए हैं और अभी हैं और 18 साल से ऊपर है, उनको हम फर्स्ट डोज तो लगा ही चुके हैं। सेकेंड
डोज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वैक्सीन की एफिकेसी सेकंड डोज पे भी डिपेंड करती है। तो सेकंड डोज का कवरेज जो है हमारा 35% कवर हो चुका है और अगर हम दोनों डोजेस को क्यूमुलेटिव बोले तो 6.5 करोड़ से भी ज़्यादा वैक्सीन के डोजेस जो हैं हम अपने जनता को लगा चुके हैं। इसमें एक चीज़ भी मैं बताना चाहूँगी कि गर्भवती माताओं को 1-1.5 महीने पहले ही ये अलाउ हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश ने बहुत बड़ा लीड लिया है और अभी तक जो है हम लोगों ने 3 लाख से ऊपर गर्भवती माताओं को प्रथम डोज लगा चुके हैं और लगभग 40-50 हज़ार महिलाओं को सेकंड डोज भी लगा चुके हैं। सो NHM मध्य प्रदेश इज वर्किंग वेरी हार्ड टू फुल्ली इम्यूनाइज द एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन। जी, जिस प्रकार से सेकंड डोज अगर एक तय समय सीमा में नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं फर्स्ट डोज की जो एफिशिएंसी है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उस पर एक डाउट आ जाता है कि हो सकता है कि वो जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है कि एक तय समय सीमा में दूसरा डोज लग जाए। तो दूसरी डोज की जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, NHM भी बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग थोड़ा सा जिस प्रकार से पहले डोज को लेकर एक उत्साह था, सेकंड डोज में थोड़ा ऐसा देखने में आ रहा है कि थोड़ा देरी हो रही है या लोग उसको थोड़ा लाइटली ले रहे हैं। तो वो टाइमली टेकअप हो जाए उसके लिए एक जो भी आपने सिस्टम डेवलप किया हो उसमें क्या कुछ नया सोच है कि उसको टाइमली टेकअप कर लें? नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं और आपके माध्यम से मैं पूरे जनता को भी आग्रह करना चाहूँगी कि सेकंड डोज समय पे लगवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक साइंटिफिक पैनल ने ये डिसाइड किया है कि इस निश्चित समय सीमा के अंदर लगा लेना चाहिए। सो इसको हम लोग डिबेट करें कि बाद में लगाने से भी चलेगा, मेरे हिसाब से ये सही विचारधारा नहीं है। अगर हम एक प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे हैं और तो उसके टाइमलाइंस को भी हमको फॉलो करना चाहिए। कुछ चीज़ें समझ में आती है कि हाँ अभी बीच में त्योहार था, व्रत के दौरान बहुत लोग टीका नहीं लगाना चाहते हैं या खेती बाड़ी के दौरान उनको लगता है कि मेरा फसल कट जाए उसके बाद हम टीका लगाए, तो वहाँ तक बात जायज़ है। लेकिन ये कतई नहीं होना चाहिए कि अगर 4 वीक्स का टाइम है तो 4th वीक तक लग जाना चाहिए। इसके लिए प्रयासरत है हमारा पूरा स्वास्थ्य का अमला, इसको मॉनिटर कर रहा है और इसमें जो केंद्रवार, क्योंकि फर्स्ट डोज में क्या था कि कोई भी आ जाए एवरीबडी वाज वेलकम तो उसको टीका लग गया। सेकेंड डोज में अगर आपको लगा है तो आप ही को चौथे हफ्ते हमें ढूंढना पड़ेगा। सो वो मैन टू मैन मार्किंग सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम है, इसीलिए फुल इम्यूनाइजेशन में हमेशा से ही ज्यादा प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम लोगों ने अभी क्या किया है कि केंद्रवार वो सूची, क्योंकि कौन कब ड्यू होगा वो हमें पता चल जाता है। अगर आज आपको लगा है तो चौथे हफ्ते में फिर से आपका टर्न आएगा, तो वो लिस्ट हम निकाल रहे हैं। हम आशा, आंगनवाड़ी, ग्राम पंचायत के सचिव और यहाँ तक भी निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत पे भी वो आप चस्पा कर दो ताकि लोगों को भी पता चलता रहे, क्योंकि नहीं तो क्या, हाँ ड्यू डेट आ रहा है, नहीं तो क्या होगा कि जब ड्यू डेट आएगा उससे 2-3 दिन पहले SMS के थ्रू रिमाइंडर आता है। तो किसी को अगर प्लान करना है, घर में कुछ काम है, कुछ त्योहार है या कुछ है, तो उसके आगे पीछे आप प्लान करके आप तय सेंटर पे आ जाइए। तो एक ये हम डायनामिक प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा, हम जिलों की भी रैंकिंग, पहले था कि कवरेज पे फोकस था, अब हमारा फुल कवरेज पे फोकस है। तो हमारे लिए वो जिला ज्यादा अच्छा है जिसने दोनों डोजेस मैक्सिमम लगाए हैं, ना कि वो जिला जिसने एक बहुत अच्छा लगा लिया लेकिन दूसरे के प्लानिंग में अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो हम लोग इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि मेटिकुलस प्लानिंग हो, क्योंकि प्लानिंग के बगैर सेकेंड डोज 100% कर पाना आसान नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे बड़े तीज त्यौहार हैं उनमें हम लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं, मतलब ये एक एडवाइस की तरह है। मैंने देखा है कि जितने भी ऐसे विज्ञापन जो तीज त्योहारों पर आए और उसमें चाहे इंश्योरेंस की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो या कोई अच्छी गिफ्ट की बात हो, कि जब भी हमने वो अपनी फैमिली को गिफ्ट किया है कि अगर आप खुद को इंश्योर्ड करा लेते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा गिफ्ट होगा, या आप कोई बड़ी एजुकेशन के लिए अपने आप को एनरोल कराते हैं तो बड़ा गिफ्ट होगा। तो ये एक ऐसा दीपावली पे हम डिज़ाइन कर सकते हैं, NHM ये ड्राइव ले सकता है कि दीपावली पे अगर आप पूरे परिवार को जगमग करना चाहते हैं, तो कई लोग हैं जो परिवार में एकमात्र कमाने वाले हैं, हमारे यहाँ उनको कुल दीपक भी कहा जाता है। तो मतलब आप खुद को
100% इम्यूनाइज करने के लिए खुद पहले सेकेंड डोज लीजिए, अपने आप को एनलाइट कीजिए, समाज को सुरक्षित कीजिए। तो उस टाइप का कुछ एक अवेयरनेस ड्राइव की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये देश चलता ही वैसे है। नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। इसमें हमारा ही एक जिले ने एक नवाचार भी किया था, जिसमें करवा चौथ में ये मैसेज किया था कि पति पत्नी एक दूसरे को जो है टीका लगा के जो है सुरक्षा का ये करे। सो दिस वाज वेरी इनोवेटिव। उस जिले को हमने अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन हाँ, दीपावली क्योंकि सबका त्योहार है, एवरीबडी सेलिब्रेट्स, तो इस कैंपेन को ज़रूर हम चलाएंगे। और इसके साथ साथ दीपावली पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बाहर काम करते हैं लेकिन घर पे वापस आते हैं, तो वो अगर बाहर कहीं टीका लगा लिया, वेरी गुड। अगर नहीं लगाया तो वो भी यहाँ आके मध्य प्रदेश में टीका लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, वील मेक यूज ऑफ इट। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि जो जिलों को जो अब की बार ये फोकस है कि जो 100% इम्यूनाइज हो रहे हैं, इस बीच में एक और चीज़ देखने में आई है कि लगातार सरकार काम कर रही हैं, जो हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं, रिसर्च लैब हैं, वो भी काम कर रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके भी टीकाकरण के लिए ट्रायल चल रहे हैं। तो हो सकता है इस दौरान ऐसा कोई टीका आ जाए, मार्केट में उपलब्ध हो जाए कि 5 साल से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को वो लगाया जा सके। तो अभी जो है वो लोड एकदम एक और पॉपुलेशन का लोड आपके पास आ जाएगा। तो क्या वो उसको लेकर आप तैयार हैं कि अगर वो लोड आता है तो पता चलता है कि एक टारगेट तो हम अचीव कर ही रहे थे, एक नया टारगेट और सेट करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल इसकी एडवांस में हमारी प्लानिंग और प्रेपरेशन है। नंबर 1 कि हमारे पास बच्चों का चिन्हांकन तो हमेशा से इम्यूनाइजेशन के डेटा से भी रहता है, प्लस स्कूल गोइंग डेटा RKS के पोर्टल से भी हम लोग निकाल सकते हैं। सो हमारा कितना डेटाबेस होगा वो हमें पता है। दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं, क्योंकि ट्रायल एंड इस फेज पे है, प्री लॉन्च फेज में अभी वो वैक्सीन है, तो 1-2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग्स विद आवर पार्टनर्स भी हो चुका है। जो WHO हमारी पार्टनर संस्था है, उनके माध्यम से हमारे NHM के मास्टर ट्रेनर्स की 1 राउंड ऑफ ट्रेनिंग भी हुआ है, क्योंकि वो वैक्सीन बच्चे को कैसे एडमिनिस्टर होगा उसकी बारीकियां जो है समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले वो ट्रेनिंग हो, फिर हमारे अमले के ANMs जो उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। और जब ये टाइम आएगा कि हमको उस पॉपुलेशन को केटर करना है, तो उसमें स्कूल शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग जो है लीड लेके इसको पूरा कराएगी। इसकी हमारी एक रफ स्ट्रैटेजी इन प्लेस है। जी, कई बार सेवा काल के दौरान बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं, जिनको उनकी सेवा के दौरान अपने चरम पर जाके, उसके पीक पर जाके काम करना पड़े, बियॉन्ड द बाउंड्री काम करना पड़े, सारे सर्टेन नियम कायदों के बाहर जाके काम करना पड़े। तो ऐसी महामारी वर्षों में एक बार आती है और उसके प्रतिरोध के लिए टीकाकरण जिस प्रकार से ज़रूरी था, तो एक चैलेंज टाइप का था। तो शुरुआती दौर में इसको कैसे, कब लगा कि नहीं ये तो करना ही है, 100% करना है, क्योंकि न ये सिर्फ जीवन रक्षा है बल्कि कर्तव्य की पराकाष्ठा भी है? नहीं, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं कि जब मैंने ज्वाइन किया था तब तक मोमेंटम अच्छा खासा बन गया था, लेकिन सितंबर माह में माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि हम लोग ऑलमोस्ट हमारे 100% को फर्स्ट डोज लग जाए जो उपलब्ध है, तो इस चीज़ पे उनका बहुत ज़्यादा फोकस था। तो हम लोगों ने कुछ महाअभियान प्लान किए थे और कुछ ऑन अ पर डे कंटिन्यूअस बेसिस हो। पहले ये था कि हम लोग 7 दिन कर रहे थे, लेकिन उसको फिर हमने एक्सटेंड किया कि हम लोग जो है 7 दिन तो करेंगे लेकिन डाउन दी फैसिलिटी और एक्सपैंड करेंगे। मंगलवार और शुक्रवार जो हमारे मंगल दिवस और VHND डेज होते हैं, उसमें हमने टारगेटेड महिला पॉपुलेशन को फोकस किया, इसलिए हमारा महिला का परसेंटेज इम्प्रूव हुआ। तो जहां जहां स्कोप था इम्प्रूवमेंट का, वो इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने किया। और सितंबर माह में सर्वाधिक अब तक का हम लोगों ने टीका लगाए। 1,73 लाख टीके जो है सितंबर माह में हम लोगों ने लगाया था। तो वो डेफिनेटली जो आप बात बता रहे हैं कि बियॉन्ड द बाउंड्री जाके काम करना, वो किया। लेकिन हम लोगों ने जो किया वो यहाँ से हम गाइडेंस, मॉनिटरिंग, मोटिवेशन कर सकते हैं। रियल हार्ड वर्क डे इन डे आउट हमारा स्वास्थ्य का अमला कर रहा है। उन्होंने ना कोई त्योहार मनाया, ना उन्होंने कोई छुट्टी मनाया, और उन्होंने कंटिन्यूअसली डोजेस एडमिनिस्टर किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑल दी अप्रिसिएशन
अप्रिसिएशन, मतलब अगर किसी को हमें तारीफ करना है इस पूरे अभियान में सक्सेसफुल करने के लिए, इट इज ओनली एंड ओनली आवर हेल्थ वर्कर्स। हम लोग तो सिर्फ साइड से इनको हौसला अफजाई और संसाधन जुटाने के लिए लगे हुए हैं। फील्ड पे जाके, नदी क्रॉस करके, पहाड़ चढ़ के, घर घर जाके तो इन्होंने काम किया। बिल्कुल ठीक। जिस प्रकार से अगर टीकाकरण के इतर में बात करूं तो जैसे स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराना, जब ये सब कोविड का एक खतरनाक दौर था तो भले ही आप किसी जिले में कलेक्टर हों, उस समय सब एक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी किसी भी पद पर हो, सबके लिए एकमात्र चुनौती अगर उस टाइम थी तो कोविड के लिए बेड उपलब्ध कराना, कोविड पेशेंट के लिए उनको ऑक्सीजन मुहैया कराना, उनको रेमडेसिविर और भी जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो मुहैया कराना। तो बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी, एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते, क्या उस दौरान मैं एक समझना चाहूँगा कि नॉर्मल डेज से अलग डिसीजन लेने हैं और सारे डिसीजन जीवन मरण के हैं। आपके एक डिसीजन पे, आपकी एक छोटी सी देर पे कुछ भी हो सकता है। तो एक वो तनाव का क्षण जरूर जानना चाहूँगा जब ऐसा लगा हो कि नहीं अब कैसे करें। भरोसा कई बार ऐसा लगता है कि अब तो मैंने तो अपना मैक्सिमम कर दिया, अब तो ईश्वर इसकी रक्षा करे, जो भी है ऊपर वाले के हाथ में। ऐसा कभी कोई मोमेंट आया उस दौर में? नहीं, सच बताऊं तो एक्चुअली इतने बिजी रहे कि सोचने का ये मौका या तनावग्रस्त होने का टाइम ही नहीं मिला। डे इन डे आउट अगर मैं मुरैना की बात करूं जहां पे हम लोग थे, राइट फ्रॉम इम्प्रूविंग दी कैपेसिटी, इंक्रीजिंग दी बेड्स, ऑक्सीजन लाइन एक्स्ट्रा लाइंस लगवाना, टेम्पररी एचआर को परमिशन तो मिल गई थी, रिक्रूट हमें करना था, तो रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग करके उस काम पे सौंपना। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जब थोड़ा झिझक था या डर था कि ठीक है नौकरी तो मिल रही है लेकिन कोविड वार्ड में जाके काम करना पड़ेगा, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, तो उनको वो ओरिएंटेशन देना कि ये बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपको जाके उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके पास जाना ही पड़ेगा पेशेंट के पास। सो ये सब चीज समझाते हुए, प्लस बहुत एक्टिवली सैम्पलिंग कराते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अब काम हो गया और फिर बैठ के सोचे इसका तो समय ही नहीं मिला, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला। एंड आई थिंक मेरे साथ मेरे टीम में जितने भी लोग रहे उनको भी हमने चैन से बैठने नहीं दिया, तो वो भी आई थिंक दे वर ओनली ट्राइंग कि लेट अस डू वॉट एवर वी कैन, जो हम कर सकते हैं वो हम 100% करें। और उसका नतीजा भी रहा कि हम लोगों ने अच्छे से उसको वहां पे कंट्रोल किया था। कोविड के दौरान मैंने बहुत माइन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया कि लोगों की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति या सरकारी सेवाओं के प्रति या सरकारी कर्मचारियों के प्रति एक सोच बदली। पुलिस के प्रति सोच बदली, स्वास्थ्य अमले के प्रति सोच बदली। ये भी हुआ कि न सिर्फ दवाई मुहैया कराई, लोगों के घर में राशन उपलब्ध कराया, लोगों के घर में सब्जी उपलब्ध कराई, लोगों को अन्य सुविधाएं। और एक और बड़ा चैलेंज ये था कि कोविड के दौरान कई हॉस्पिटल्स ऐसे थे, कई जगह ऐसी थी कि अन्य मरीजों की तरफ से फोकस हट रहा था कि सब कुछ भी कोई बीमारी बची है तो सिर्फ कोविड बचा है, तो अन्य मरीज, किसी को डायलिसिस चाहिए, किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो उसमें दिक्कत नहीं आए। तो उस दौर में बाकी उन व्यवस्थाओं पे फोकस करने के लिए क्या एक नई व्यवस्था आपने बनाई कि मामला वही था, जिम्मेदारियां डबल और एक तरीके से कहना चाहिए कि तीन गुनी जवाबदेहियां थी, तो कैसे उसको मैनेज किया? देखिए, जो इमरजेंसी एंड प्रायोरिटी सर्विसेज हैं वो तो कभी बंद नहीं हुई, मतलब ना केवल मुरैना की मैं बात करूं, किसी भी जिले में बंद नहीं हुई थी। जो क्रिटिकल केयर के, अगर कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ रहा है, कोई डायलिसिस यूनिट्स चलती रही, हमारे मैटरनल विंग पूरा चलता रहा, डिलीवरीज भी हुई, बहुत सारे पॉजिटिव मदर्स की सेफ डिलीवरीज कराई गई, प्लस कोविड था। हाँ, कुछ आप जरूर ये बता सकते हैं कि कुछ जो हमारे प्रिवेंशन वाले विंग्स होंगे, मान लीजिए जब हमको जन जन जाके मान लीजिए जागरूकता करना है तो वो कुछ प्रोग्राम्स 1-2 महीने के लिए बैकफुट ले लिए होंगे, लेकिन बाकी सारे प्रोग्राम्स दे अगेन जंप बैक टू नॉर्मल। जैसे अभी मैं समीक्षा कर रही थी कि जब हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो रूटीन के टीके माता को और बच्चों को लगना चाहिए, चाहे वो
पोलियो हो, बीसीजी हो, मीजल्स हो, बाकी जो, तो वो टाइम से लग रहा है कि नहीं, वो भी साथ साथ मॉनिटर होता गया और वो टीके भी लग रहे हैं। सो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बीमारी, एक एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा बाकी कोर एरियाज हैं वो इफेक्ट नहीं हो सकता है। सिमिलरली जैसे आज ही हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा ब्लाइंडनेस कंट्रोल का प्रोग्राम है, इसके दौरान भी ब्लाइंडनेस कंट्रोल पे काम हुआ, कैटरैक्ट की सर्जरीज भी हुई, पेशेंट्स की स्क्रीनिंग करके, आरटीपीसीआर टेस्ट करके फिर ऑपरेशंस भी हुए। सो ऑब्वियसली दैट कांट वेट, मतलब किसी का कुछ काम तो वो चलते ही रहे, वो फोकस से थोड़ा कम चले गए होंगे, लेकिन फिर भी काम चलता रहा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ स्टैंड स्टिल पे आ गया। जिस प्रकार से मैं अपने उसी प्रश्न को आगे बढ़ाऊंगा कि लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति, खासकर सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लोगों का रवैया बदला और देखा कि लोगों ने डॉक्टर्स के ऊपर फूल बरसाए, नर्सेस के ऊपर फूल बरसाए। जब वो लोग वहाँ से निकले तो उनका अभिवादन बिल्कुल, मतलब उन्होंने जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं वैसे स्वास्थ्य सेवाओं के जो प्रदाता थे उनको नमस्कार किया। कई लोग ड्यूटी के दौरान अपनी जान भी गंवाई, बहुत सारे डॉक्टर्स ने और स्वास्थ्य कर्मियों ने। तो चूंकि सरकार का दायित्व बनता है, उनके लिए क्या आपने विशेष योजना की कि उनको तत्काल उनके जो परिजन हैं उनको जॉब भी मिल जाए और उनकी जो व्यवस्थाएं हो जाएं ताकि उनको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े? नहीं, इसके लिए तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी जो बहुत संवेदनशील है, उन्होंने पहले से ही योजना बना के रखी थी कि जिनका कोविड की वजह से ऑन ड्यूटी डेथ होगा उनको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, उनको जो है कंपैशनेट ग्राउंड पे नियुक्तियाँ भी मिलेगी। तो ये तो ना केवल स्वास्थ्य विभाग के लिए, अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, अन्य सभी डिपार्टमेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया। एंड आई एम श्योर एज पर जैसे जैसे केसेस आए उस हिसाब से वो सारे कमिटमेंट्स जो थे, जो स्टेट ने कमिट किया था, वो पूरा भी किया। जी, जैसे मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करूं जिनको वॉरियर्स कहा गया, तो जैसे फ्रंटलाइन वॉरियर में जैसे पुलिस हुई तो पुलिस ने किसी की चेकिंग करी, किसी को रोका टोका, एक जगह पर पहुंचाया, निगम कर्मियों ने भी उसमें मदद करी। लेकिन सबसे ज़्यादा उस पीरियड में जिसने फेस किया उस पूरे टाइम को, जैसे 15 या 20 दिन, अगर मैं किसी भी फ्रंटलाइन वॉरियर में देखें तो अगर 15 दिन का ड्यूरेशन देखें किसी पेशेंट का, तो शुरुआत के 2 दिन उनको लाने में, हैंडलिंग करने में भूमिका पुलिस की और निगम या अन्य प्रकल्पों की हो सकती है, ऐसे उनको ड्रॉप करने में भी हो सकती है। लेकिन जो बीच का टाइम था जिसमें उसको ठीक करना है, उनको दवाएं देना है, उनको सुधारना है, वो पूरा टाइम कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के ऊपर था। तो बिल्कुल सामने पेशेंट है, तनाव है, बिल्कुल पिवटल रोल था। मतलब जो आप बोल रहे हैं, लाने ले जाने में भी हमारे स्वास्थ्य का ही एम्बुलेंस ड्राइवर था। और जो एक्सपोजर की हम बात करें कि पॉजिटिव पेशेंट के साथ मैक्सिमम ड्यूरेशन किसका था, तो वो तो हमारे नर्सेस का, डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का, इन्हीं का सबसे ज़्यादा था। और इन्हीं पे जिम्मेदारी थी कि इनको स्वस्थ करके बचा के निकालें। तो इन्होंने तो बिल्कुल अपना 100% दिया। कई बार इस प्रकार की आपदाओं में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं कि क्या कुछ कमियां खामियां रह गई। जैसे पहली जो फर्स्ट वेव थी, फिर सेकंड वेव, तीसरी लहर के लिए बहुत ज़बरदस्त तैयारियां हैं। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं जो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने की स्टेप है, तो इस प्रकार की महामारी के लिए वहाँ भी सुविधाएँ मुहैया हो जाएँ। अब चूंकि अपने पास एक एक्सपीरियंस है, एक समय है, तो अब तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है प्रदेश? पहले तो आने ही नहीं देंगे, एक वो बात है, और अगर आती है तो कितनी तैयारी है? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोविड पैंडेमिक ने ये तो बिल्कुल ही दर्शाया है कि हमें अपने स्वास्थ्य सिस्टम को और ज़्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। और सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर, इक्विपमेंट, ये तीनों चीज़ों से लेस होगा तभी वो सिस्टम फंक्शन कर पाएगा। तो इसके लिए प्रदेश सरकार ने भी बहुत सारे सैंक्शंस जो हैं अपग्रेडेशन के, कोविड इमरजेंसी वार्ड्स के, ऑक्सीजन PSA प्लांट्स के, ये सब तो स्थापित हुए ही हैं। इसके अलावा भारत सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से ECRP करके एक इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज है, उसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह पे रिस्पांस सेंटर्स बनाने के लिए जो है फंड सैंक्शन किए गए हैं। अभी अगर हम बात करें कि एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जिसके अंतर्गत
सर्वेलेंस के काम को इम्पोर्टेंस दिया गया है। अभी तो जिला लेवल पे पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे, पूरे भारत में सर्वेलेंस के नाम पे हमारे पास सिर्फ एपिडेमियोलॉजिस्ट एक है। अब ब्लॉक लेवल पे भी इसकी इकाइयां बढ़ाई जा रही हैं, जिसको ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट बताया जाएगा। उनका काम सर्वेलेंस करना, वहां पे लैबोरेटरीज एस्टैब्लिश होना, उसका MIS होना, किस डिजीज का क्या पैटर्न होगा। ये जो हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई और हमें फोरकास्ट करके बताएगा कि स्पाइक कब आएगा, वेव कब आएगा, तो ये जब एस्टैब्लिश हो जाएगा ब्लॉक यूनिट्स, तो क्योंकि डेटा तो हमारा ही है, हमारे ही डेटा से एनालिसिस करना है, तो जब हमारा डेटा सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट हो जाएगा तो ये सारे प्रिडिक्शंस, डिजीज के पैटर्न्स और उस हिसाब से क्या हमें प्रिवेंटिव एक्शन लेना है, इस पे भी काम हो रहा है। तो हमारे समस्त ब्लॉक्स पे जो है ये पब्लिक हेल्थ यूनिट्स जो है अभी बहुत शीघ्र स्थापित होगा और फर्स्ट राउंड के कुछ चीज़ों मतलब कुछ ब्लॉक्स के लिए हमें ऑलरेडी सैंक्शंस भी मिल गए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, चूंकि निश्चित रूप से वो किसी एक व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में या प्रदेश के कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन अगर आपके नोटिस में आएगा तो हो सकता है वो बात ठीक फोरम तक पहुंचे। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, अब यात्राएं शुरू हो गई हैं, किसी ने कोवैक्सीन लगवाया, किसी ने कोविशील्ड लगवाया है। जिसने कोवैक्सीन लगवाया उसकी अपनी कोई चॉइस नहीं थी, जो उपलब्धता थी लोगों को तो ये था वैक्सीन लग जाए। एक बहुत बड़ी आबादी ने कोवैक्सीन लगवाया, लेकिन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी मान्यता नहीं मिली है। जो कोवैक्सीन के होल्डर हैं, वैक्सीन होल्डर, उनको फ्लाई करने की परमिट नहीं है, जर्नी करने की परमिट नहीं है। तो एक बड़े मात्रा में लगाए पूरे देश में देखा जाए तो उसको मान्यता मिले, क्योंकि जांच करने के बाद ही वो वैक्सीन लगाई गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या होगी, तो क्या इसके लिए कुछ पत्राचार आप ऊपर WHO या इन सब से हो रहा है प्रदेश के? उसका भारत सरकार की तरफ से ही इसको बहुत ज़्यादा परस्यू किया जा रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। बिकॉज आप सही बता रहे हैं कि ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगाया। इट इज़ अ वेरी सेफ वैक्सीन और उसके अप्रूवल्स और उससे जो अभी लोगों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जो समस्या आ रही है, इस चीज़ को उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है और वो लोग बातचीत में है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लगाया है तो वो ट्रैवल नहीं कर सकता। अभी फिलहाल जो अंडरस्टैंडिंग है कि उसको वहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाके आइसोलेट होना पड़ेगा, तो ये कोई करना नहीं चाहता है और करने की आवश्यकता नहीं भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके भारत सरकार अपने स्तर से जो है इसके लिए फुल्ली प्रयासरत है और हम लोगों के भी संज्ञान में है। सामान्यतः एक श्लोक है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति की जगह वहाँ तो स्वास्थ्य ज्योति अगर इस समय कहा जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और नमोस्तुते उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, उन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को किया जाए तो ये निश्चित रूप से अपने आप में उनके प्रति एक सच्ची भावना होगी। मैम, जिस प्रकार से मैंने NHM को समझने की जो मेरे प्रश्न थे, निश्चित रूप से NHM की परिकल्पना, NHM के कार्य और NHM का उद्देश्य हमारे दर्शकों को अवश्य ही समझ में आएगा। और आपके जैसा संवेदनशील व्यक्तित्व इसका संचालन कर रहा है तो प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी और प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से एक नए कीर्तिमान रचेगा। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू।